Good morning to all. Today we will discuss on topic mucor structure and life cycle. पिछले वीडियो में अपन ने एल्ब्यूगो की स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल पे डिस्कस किया था। इसमें दूसरा जो फंजाई है म्यूकर, उसके स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले म्यूकर की वर्गीकृत स्थिति की बात करेंगे कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो इसमें अपन अलेक्सोपोलस और मीम्स के द्वारा दिया गया वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। अलेक्सोपोलस और मीम्स ने इसे जगत माइसिटी में रखा, इसको डिवीज़न एमेस्टिगोमाइकोटा के अंदर, इसको क्लास जाइगोमाइसिटीज़ के अंदर रखा, इसका ऑर्डर म्यूकेरिलीज, कुल म्यूकेरेसी और वंश म्यूकर बताया। इसकी कुल ज्ञात जातियाँ 42 है, जिसमें से लगभग 17 जातियाँ भारत में पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली जातियों में म्यूकर, ग्लोमेरुला, म्यूकल हिमेटिस, म्यूकर इंडिकस, म्यूकर रेसिमोसस आदि महत्वपूर्ण है। म्यूकर को रोटी की फफूंद या काली फफूंद के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इसका कॉमन नेम ब्रेड माउल्ड या ब्लैक माउल्ड है। इसकी अधिकांश जातियाँ मर्तजीवी होती है। इसकी संरचना की बात करें तो इसका कवक जाल बहुत ही विस्तारित या फैला हुआ रहता है। ये कवक जाल बहुत ज़्यादा शाखित और तंतुवत होता है। अब अलग अलग इसके कवक तंतुओं की बात करें तो इसके कवक तंतु बिना पट वाले, पटहीन और बहुकेंद्रकीय अवस्था में होते हैं। ऐसी अवस्था जिसमें अनेक केंद्रक एक ही कोष्ठ में पाए जाते हैं, उस अवस्था को संकोशिक कहते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाला जो कोशिका द्रव्य है वो कणिकामय होता है। इसमें पोषण अपन ने बताया कि मर्तजीवी होता है अधिकतर, लेकिन कुछ जातियां इसकी परजीवी भी होती है, जिसके लिए एक लिविंग या जीवित परपोषी आवश्यक है। इसमें खाद्य पदार्थों को अवशोषण के लिए कुछ शाखाएं भी आधे स्तर पर वृद्धि कर इसको खाद्य पदार्थ प्रदान कराती है। इस कवक सूत्रों के अंदर पाई जाने वाली जो कवक भित्ति है वो मुख्यतः काइटिन की बनी होती है। इस चित्र में अपन देखें तो इसका कवक जाल है। कवक जाल के अंदर अनेक सारे कवक तंतु है, जिसको अपन ने नाम दिया हाइपा, इंग्लिश में हाइपा कहते हैं। अब इस हाइपा के ऊपर जब जनन अवस्था होती है, जब इसके अंदर ये गोलाकार बीजाणुधानियाँ बनती है, इन बीजाणुधानियों का जो व्रंत जिसके द्वारा ये कवक तंतु से जुड़ी रहती है उसका नाम है स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानीदार। इसके अंदर बीजाणु बनते हैं और इसके आधार पर एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम है कोलर। तो ये स्लाइड इसका कवक जाल की संरचना को इंगित करती है, जो कि अत्यधिक शाखित और विस्तारित या फैला हुआ है। अब इसमें बात करते हैं जनन की, कि म्यूकर में जनन कैसे होता है। तो इसमें जनन की 3 विधियां होती है। पहली है कायिक जनन, दूसरी अलैंगिक जनन और तीसरी लैंगिक जनन। जनन के बारे में अपन पहले बता चुके हैं। जनन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जीव के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब पहली विधि की बात करें कि कायिक जनन। कायिक जनन इसमें जिस विधि के द्वारा संपन्न होता है उस विधि का नाम है विखंडन। विखंडन के अंदर इसका जो कवक जाल है वो खंडों या टुकड़ों के अंदर टूट जाता है
और प्रत्येक खंड या टुकड़ा बाद में नया कवक जाल बनाता है। तो विखंडन म्यूकर के अंदर बहुगुणन की एक सबसे सामान्य विधि है, जिसके द्वारा ये अपना वंश फैलाता रहता है। दूसरी विधि है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन 3 प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है, जिसमें पहले बीजाणु है बहुकेंद्रकी अचल बीजाणु, दूसरा है क्लेमाइडो बीजाणु और तीसरा है ओइडिया। अब सबसे पहले अपन अचल बीजाणु की बात करते हैं कि अचल बीजाणु के द्वारा म्यूकर कैसे जनन अलैंगिक जनन की क्रिया करता है। तो अचल बीजाणु अलैंगिक जनन की एक सबसे सामान्य विधि है और ये विधि अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होती है। अनुकूल परिस्थितियों में असंख्य अचल बीजाणु बनते हैं जो कि बहुकेंद्रकी होते हैं। इनका निर्माण जिस संरचना में होता है उस संरचना का नाम है बीजाणुधानी। अचल बीजाणु एक कोशिक होते हैं और इनकी भित्ति पतली होती है। ये छूने पर चिकने होते हैं। इनका आकार गोल या अंडाकार होता है। अचल बीजाणु को जब अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होती है तो इनमें अंकुरण होता है। अंकुरण से इनमें जनन नलिका निकलती है और वो जनन नलिका आगे चलकर एक नया कवक जाल बनाती है। दूसरा है इसमें क्लेमाइडो बीजाणु। क्लेमाइडो बीजाणुओं का निर्माण प्राकृतिक रूप से म्यूकर में नहीं होता। इनका निर्माण जब इसे शर्करा के विलयन में कृत्रिम रूप से नखाए तब होता है। ये मोटी भित्ति वाले होते हैं। इनका आकार गोलाकार होता है और ये इसे प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाए रखते हैं। इस चित्र के अंदर अलैंगिक जनन को बताया गया है कि किस प्रकार म्यूकर बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन करता है, जिसमें सबसे पहला जो नीचे वाला चित्र है ए, इस ए के अंदर इसका कवक जाल बताया गया है और उस कवक जाल के ऊपर बीजाणुधानी बनी हुई है गोलाकार। इस बीजाणुधानी के नीचे का जो वृत्त है वो है बीजाणुधानी दर या स्पोरेंजियोफोर। इसके अंदर बाद में विभाजन होते हैं और अनेक बीजाणु बनते हैं। उन बीजाणुओं का नाम दिया अपने अचल बीजाणु। ये अचल बीजाणु बाद में एक पुटिका के रूप में पड़े रहते हैं और इनमें जब अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है तब अंकुरण होकर जनन नलिका बनती है और जनन नलिका से आगे चलकर नया कवक जाल बनता है। अब अगला आता है इसमें लैंगिक जनन। तो म्यूकर लैंगिक जनन कैसे करता है? लैंगिक जनन की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी अधिकतर जातियां विषमजालिक होती है, परंतु कुछ जातियां समजालिक भी होती है। अब ये देखा जाए कि समजालिक और विषमजालिक क्या होते हैं। तो समजालिक में क्या होता है कि जो दोनों प्रकार के जननांग है, पुंदानी और अंडदानी, वो एक ही कवक जाल पर बनते हैं, जबकि विषम जालिक में अंडदानी और पुंदानी का निर्माण अलग अलग कवक जालों पर होता है। समजालिक की बात करते हैं तो इसमें एक ही कवक जाल पर दोनों जलनांग है, इसलिए ये अवस्था उभयलिंगाश्रयी होती है, अर्थात एक ही कवक जाल पर आपको दोनों युग्मक दानियाँ या दोनों जलनांग मिलेंगे। अब विषम जालिक में देखें तो दोनों लिंग वाले जो कवक जाल है, पुंदानी बनाने वाले और अंडदानी बनाने वाले, अर्थात नर प्रभेद और मादा प्रभेद, ये दोनों के कवक जाल आकारिकी रूप से समान होते हैं, लेकिन शरीर क्रियात्मक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसमें अधिकतर अपने बताया विषम जालिक, लेकिन कुछ समजालिक बताया।
अब इसमें जो लैंगिक जनन होता है उस विधि का नाम है युग्मक धानी मैथुन। इसमें नर और मादा युग्मक धानियाँ एक दूसरे के पास पास आती है और इनमें मैथुन क्रिया के द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है। अब इसमें निषेचन की बात करें तो निषेचन के लिए इसमें सबसे पहले दो प्रक्रियाएं संपन्न होती है। पहला है कोशिका द्रव्य संलयन और दूसरा है केंद्रक संलयन। तो इसमें दोनों युग्मक दानियों का कोशिका द्रव्य संलयित होता है और उसके पश्चात दोनों विपरीत प्रवाह वाले केंद्रकों में संलयन होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप जिस द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है उस कोशिका का नाम है युग्माणु। तो युग्माणु एक द्विगुणित कोशिका है जिसका निर्माण निषेचन के परिणाम स्वरूप होता है। युग्माणु को अंग्रेजी में जाइगोस्पोर कहते हैं। युग्माणु में आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें अनेक अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। इसके पश्चात युग्माणु के बाहर एक मोटी भित्ति स्रावित हो जाती है। इस मोटी भित्ति के दो स्तर होते हैं, बाहरी बीजाणु बहिस्थोल, आंतरिक बीजाणु अंतस्थोल। ये युग्माणु काफ़ी समय तक विश्राम अवस्था में पड़ा रहता है। इस चित्र में आप देखिए कि किस प्रकार म्यूकर के अंदर लैंगिक जनन संपन्न होता है। तो इसमें दो कवक तंतु है अलग अलग प्रभेद वाले, जिनमें एक में नर युग्मक दानी और दूसरे में मादा युग्मक दानी बनती है। ये दोनों युग्मक दानियाँ एक दूसरे के पास आकर मैथुन क्रिया के द्वारा लैंगिक जनन संपन्न करती है, जिसमें पहले कोशिका द्रव्य संलयन और बाद में केंद्रक संलयन की क्रिया होती है। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो कोशिका बन रही है वो इसमें लिखा हुआ जाइगोस्पोर, और इस जाइगोस्पोर के अंदर बाद में अलैंगिक जनन होगा और अनेक जाइगोस्पोर में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अनेक अगुणित केंद्रक बनेंगे। अब बात करते हैं अपन जाइगोस्पोर या युग्माणु का अंकुरण कैसे होता है। तो जाइगोस्पोर काफ़ी समय तक विश्राम अवस्था में पड़े रहने के बाद इसमें अंकुरण की क्रिया संपन्न होती है। ये अंकुरण की क्रिया इसे अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर ही होती है। अनुकूल परिस्थितियों में जाइगोस्पोर के आकार में वृद्धि होती है और इसका जो बाह्य चोल है, जिसका नाम दिया अपने बीजाणु बहिस्थोल, ये विघटित हो जाता है। इसके विघटित होने के बाद जो इसका दूसरा चोल है अंतस्थोल, ये जनन नलिका के रूप में बाहर निकलता है और वृद्धि कर प्राक कवक तंतु कहलाता है। तो प्राक कवक तंतु इसकी जनन नलिका है जो कि अंतस्थोल से बनी है। अब प्राक कवक तंतु के शीर्ष पर जनन बीजाणु दानियाँ बनती है। उन जनन बीजाणु दानियों में पहले अनेक केंद्रक थे। उन अनेक केंद्रकों में से एक केंद्रक को छोड़कर शेष विघटित हो जाते हैं, अर्थात इनमें एक जनन बीजाणु दानी में केवल एक केंद्रक ही उपस्थित रहेगा। इस केंद्रक में बाद में समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन होने के बाद इससे अनेक केंद्रक बनते हैं। अनेक केंद्रक बनने के बाद प्रत्येक केंद्रक आगे चलकर अचल बीजाणु बनाता है। अब ये अचल बीजाणु अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होने पर इनमें अंकुरण होता है। अंकुरण होने के बाद इनमें से जनन नलिका निकलती है और वो जनन नलिका आगे चलकर एक कवक जाल बनाती है। इस प्रकार म्यूकर के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जो कि अपन ने समजालिक या विषम जालिक से शुरू होकर एक नए कवक जाल बनने तक बताई। अब जो इसमें लास्ट चरण है वो है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन को लैंगिक जनन से अपन ने अलग बताया गया है। तो अनिषेक जनन इसमें कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि इसमें जो युग्मक दानियाँ है
नर युग्मक धानी या मादा युग्मक धानी, वो दोनों युग्मक धानियाँ आपस में संयुक्त नहीं हो पाती है, आपस में इनमें मैथुन नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो भी एकल युग्मक धानी है, एकल युग्मक धानी क्या करती है, इसमें सीधे ही बिना निषेचन के एक मोटी भित्ति वाले संरचना में बदल जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें युग्मक धानी एक ही है और उसमें निषेचन नहीं होगा। निषेचन के बिना ये अपने चारों ओर क्या करती है, एक मोटी भित्ति वाली संरचना बनाती है। उस मोटी भित्ति वाले संरचना का नाम है अनिषेक बीजाणु या ए युग्माणु। तो अनिषेक बीजाणु या ए युग्माणु एक ऐसी कोशिका है जिसका निर्माण बिना निषेचन के हुआ है। अब इस अनिषेक बीजाणु या ए युग्माणु को अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर इसमें अंकुरण होगा और अंकुरण होने पर ये नया कवक जाल बनेगा। अर्थात अनिषेक जनन में निषेचन नहीं होता और एक नया कवक जाल बिना निषेचन के ही बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं अपन अनिषेक जनन। इस स्लाइड के अंदर इस म्यूकर का कवक जीवन चक्र बताया गया है कि म्यूकर अपना जीवन चक्र कैसे पूर्ण करता है। तो इसमें तुम लोग देखेंगे कि एक विषम जालिक म्यूकर की जाति है जिसका नाम है म्यूकर म्यूसिडो। इसके जीवन चक्र को बताया गया है। तो इसमें जीवन चक्र के अंदर अलैंगिक जनन बताया गया है और इसमें लैंगिक जनन भी बताया गया है। अलैंगिक जनन में बीजाणु धानी है बन रही है, वो बीजाणु धानी बाद में बीजाणुओं का निर्माण करती है और वो बीजाणु अंकुरित होकर एक नया कवक जाल बनाते हैं। अब दो विपरीत प्रभेद वाले जो कवक जाल है, विपरीत प्रभेद इसलिए बताए क्योंकि जो म्यूकर म्यूसिडो है वो एक विषम जालिक जाति है। अब इसमें कुछ विभेद नर या प्लस विभेद वाले हैं और कुछ विभेद माइनस या मादा विभेद वाले हैं। अब इनके शीर्ष पर एक फूलकर गोलाकार संरचना बनती है जिनको नाम दिया गया प्राक युग्मक धानी। प्राक युग्मक धानी आगे विकसित होकर युग्मक धानी बनाती है, प्लस वाले प्लस प्रभेद वाली और माइनस वाले माइनस प्रभेद वाली। अब दोनों युग्मक धानियों के अंदर अगुणित कोशिकाएं होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक। इनके अंदर जब संलयन या निषेचन होगा तो जो द्विगुणित कोशिका बनेगी उस द्विगुणित कोशिका का नाम है युग्माणु। युग्माणु में आगे अर्धसूत्री विभाजन होता है, अनेक केंद्रक बनते हैं। इसके पश्चात युग्माणु कुछ समय के लिए विश्राम अवस्था में पड़ा रहता है। विश्राम अवस्था में पड़ा रहने के बाद इसमें सभी केंद्रकों में से केवल एक केंद्रक को छोड़कर बाकी विघटित हो जाते हैं और ये आगे चलकर एक जनन बीजाणु धानी बनाता है। उस जनन बीजाणु धानी के एक केंद्रक में अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं, बहुकेंद्रक की संरचना बनती है। अब ये प्रत्येक केंद्रक एक बीजाणु का निर्माण करता है और वो बीजाणु आगे चलकर कवक जाल बनाते हैं, अंकुरित होकर नया कवक जाल। इस प्रकार म्यूकर एक कवक जिसका अपन ने पूरा वीडियो के अंदर एक स्ट्रक्चर से लेकर उसके लाइफ साइकिल तक अपन ने चर्चा की। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अगला फंजाई का जीनस लेंगे। सभी को धन्यवाद।